1.5 साल पहले अपने राजनीतिक गुरु से हरियाणा की बागडोर संभालने वाले और अपने सियासी कैरियर में हर असाइनमेंट को बखूबी पास करने वाले नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री पद पर भी उतनी ही नायाब कामयाबी हासिल कर चुके हैं। मिलनसार, हंसमुख, जमीन से जुड़े नेता की छवि, ये सब इनको हरियाणा में लोकप्रिय बनाते हैं, हरियाणा के लोगों की पसंद बनाते हैं। साथ ही आज भाजपा का वो चेहरा बन गए हैं जो दिल्ली से लेकर बिहार तक चुनावों में स्टार प्रचारकों की सूची में शुमार होता है। अपनी लोकप्रियता, कुछ ऐसे निर्णय जो मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, प्रशासनिक पारदर्शिता, सहज, सरल और साफ व्यक्तित्व, इन सब ने इनको एक ऐसा आइकॉन बना दिया है जिसके भाजपा में हर राज्य में आज डिमांड है। जी हां, हमारे बीच वही शख्सियत हैं जिनसे हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की भाजपा को भी बहुत उम्मीदें हैं। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। अमर उजाला संवाद में आपका स्वागत है मुख्यमंत्री जी। थैंक यू विजय जी, थैंक यू। करीब 1 साल पहले इसी मंच पे आप आए थे और चुनाव होने वाले थे और आपने बहुत दावे के साथ कहा था कि हम फिर सरकार बनाएंगे। अब कैसे इतना आश्वस्त थे? क्या 1-1.5 महीने में जो एक सबसे मिलना जुलना और एक सबके लिए सहज मुख्यमंत्री की एक छवि, उस पर आपको बहुत भरोसा था, या फिर 10 साल जो सरकार ने काम किए थे उस पर? देखिए विजय जी, जब मैं आपके सम्मुख इस मंच पर आया था और आपने एक क्वेश्चन किया था कि क्या आप सत्ता में आ रहे हैं, तो मैंने बड़े दावे के साथ ये बात कही थी कि जब रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ आएगी। विजय जी, पिछले 11 वर्षों का जो इतिहास रहा है, वो पिछले 11 वर्षों का इतिहास दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति, महिला, किसान, युवा, गरीब व्यक्ति को ये सरकार हार्ट टच करने वाली सरकार है। मैं ये मानता हूँ विजय जी कि आज़ादी के बाद अगर इस गति से काम हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से जब हरियाणा की कमान को संभाला और एक एक विषय को लेकर के उसके अंदर सुधार किए, क्योंकि अस्त व्यस्त था विजय जी, परंतु उसको सुधार इस गति से किया कि दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति तक भी सरकार की योजना सीधी उसके घर तक पहुंचना शुरू हो गई। उसे किसी दफ्तर के भी चक्कर नहीं काटने पड़े। सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से उसको लाभ पहुंचाया। उसमें कोई भी था, उसमें महिला थी, उसमें किसान था, उसमें युवा था, उसमें गरीब व्यक्ति था। हम ये भी देखते थे कि सरकारें बोलती थी परंतु नीचे नहीं कुछ होता था। 5 साल के बाद लोगों के मन में आ जाता था कि भाई ये बोलते तो हैं परंतु काम धरातल पर नहीं होता, जब उन तक लाभ नहीं पहुंचते थे। लाभ तो पहुंचने की दूर है विजय जी, दफ्तरों में नहीं उनको जाने दिया जाता था, दफ्तर के चक्कर काटते रहते थे। ऐसी स्थितियां इस प्रकार की थी, परंतु उस शासन तंत्र को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और उसका परिणाम है कि हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को भी ये लगने लगा 10 वर्षों के बाद कि ये सरकार मेरी है, बड़े गर्व के साथ। किसान को लगने लगा कि ये सरकार मेरी है, महिला को लगने लगा ये सरकार मेरी है, युवा को भी लगने लगा कि ये सरकार मेरी है, युवाओं के माँ बाप को भी लगने लगा कि ये सरकार हमारी है। ये पहली बार ऐसा महसूस हुआ है। हमने देखा है कि युवा जब नौकरी के लिए जाता था, सबसे ज्यादा संघर्ष युवाओं के माँ बाप को करना पड़ता था। युवा तो पेपर देने के लिए जाता था, परंतु सबसे बड़ा संघर्ष अगर होता था, वो अगर बेटे को नौकरी लगवानी है, बेटी को नौकरी लगवानी है, तो उसके माँ बाप को संघर्ष करना पड़ता था। वो घूमता रहता था, चक्कर काटता रहता था, मंत्री के यहां जाना है, किसी मुख्यमंत्री के यहां जाना है, तब जाकर के नौकरी पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी और किस स्थिति में मिलेगी। जमीन बेचनी पड़ेगी, गहने बेचने पड़ेंगे, नौकरी मिलेगी भी नहीं मिलेगी।
अविश्वास लोगों का था सरकारों के प्रति। परंतु आप देखते हैं कि इन्हीं 11 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार ने वो विश्वास वो युवा के अंदर भी आया, युवा के माँ बाप में भी आया, किसान में भी आया, गरीब में भी आया, महिला के अंदर भी आया। और उस विश्वास के ऊपर मैं ये बात बोल रहा था, प्रणाम महाराज जी, उसी विश्वास के ऊपर मैं ये बात बोलता था कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आएगी, और उसी मैंडेट के साथ आई है जो हमने सोचा था। जी बिल्कुल। और अभी मैं आपको विजय जी एक और बात बता रहा हूं आज, क्योंकि अमर उजाला के चैनल के ऊपर मैं बैठा हूं। पिछले बार तो जब ये 2024 का चुनाव आया, लोगों में कुछ भय था, क्योंकि कांग्रेस का इतना दुष्प्रचार हुआ था कि भाई सरकार आ गई है, सरकार आ गई है, लोगों ने डर करके वोट दिया। परंतु जब 2029 का चुनाव आएगा, आप रिजल्ट देखना किस प्रकार के रिजल्ट हरियाणा के और देश के होंगे। क्योंकि कुछ समय के लिए ये गजब जो झूठ बोलते हैं या झूठ फैलाते हैं या भ्रम की स्थिति खड़ी करते हैं, कुछ देर के लिए व्यक्ति उसके अंदर आ जाता है, परंतु अब धीरे धीरे करके वो बादल छंट रहे हैं। अब लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने वो पिक्चर क्लियर हो रही है। और पिक्चर ऐसी क्लियर हुई है विजय जी कि हरियाणा के अंदर जब नॉन स्टॉप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, लगातार सरकार बन रही है हर स्टेट के अंदर, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, और चाहे फिर बिहार के अंदर हो, और आगे भी जो चुनाव आने वाले हैं। मैं इसी आधार के ऊपर आज आपके बीच में बात कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर जब 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा, ये कांग्रेस का जो भ्रम फैलाया है कि संविधान खत्म हो जाएगा, वोट चोरी का ये मामला लेकर के घूम रहे हैं, ये सारे के सारे देश के लोग उसको धराशाही कर देंगे, क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं है, इनके पास मुद्दा भी नहीं है। आपने कहा कि एक भ्रम की सी स्थिति पैदा की जाती है। चुनावों के 1 साल बाद मुख्यमंत्री जी, राहुल गांधी कहते हैं कि 25 लाख वोट चोरी हुए। हाल ही में उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली में काफ़ी बड़ी रैली भी की, और हालांकि संसद में अमित शाह जी ने उसका करारा जवाब भी दिया। और उसके बाद आपने परसों पूरे भाजपा के सारे मंत्रियों और वर्करों को पूरा बताया कि किस तरीके से इसका जवाब देना है। क्या कहना चाहेंगे इस मंच पे आप वोट चोरी के मुद्दे पर? देखिए, क्योंकि इस प्रकार के मुद्दे कांग्रेस पार्टी जो लेकर के आती है, कौन व्यक्ति स्क्रिप्ट लिख करके देता है मुझे तो ये भी मालूम नहीं है, क्योंकि इनका इंटरनल मामला है। परंतु इस प्रकार की स्क्रिप्ट जो लिख करके देता है, वो कांग्रेस की तो मट्टी पलीत कर रहा है, परंतु राहुल गांधी की भी कर रहा है, राहुल गांधी परिवार की भी कर रहा है। क्योंकि इस प्रकार की बातें लिखना और इस प्रकार के एजेंडे लेकर के देश के बीच में जाना, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि भाई छोटा समय नहीं है, देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया है। भाई 55 साल के अंदर जो जो काम किए हैं, हम ये नहीं कहते किसी ने काम नहीं किया, हम बोलते हैं हर प्रधानमंत्री ने आकर के अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने काम किया है। नरेंद्र मोदी जी की जितनी सामर्थ्य है, देश को उतना ऊंचा लेकर के जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की जितनी सामर्थ्य थी वो लेकर के गए, और इंदिरा गांधी की जितनी सामर्थ्य थी वो लेकर के गए। जो भी प्रधानमंत्री रहा है, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए कि 55 साल देश के सत्ता के ऊपर बैठे रहे, और देश की सत्ता के ऊपर बैठने के बाद 55 साल के बाद देश की जनता के सामने ये मुद्दे लेकर के जाएं कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रकार का मुद्दा लेकर के मंचों के ऊपर जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार का मुद्दा लेकर के जाना कि अगर वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी के कारण सरकार बनी है, ये इस प्रकार के मुद्दे कांग्रेस के लिए उसको धरातल में उतारने के मुद्दे हैं। कौन व्यक्ति इनको स्क्रिप्ट लिख करके दे रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई आप 55 साल देश के ऊपर शासन किया है, आप कंपैरिजन करिए कि मोदी जी आपने ये किया, हमने ये किया था। हम इसके बारे में आपको ये चेताना चाहते हैं कि आप इसके अंदर और अच्छा काम करिए।
ये विपक्ष की भूमिका होती है। लगातार लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है। आज तक किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने उंगली नहीं उठाई। जितनी उंगलियां आज कांग्रेस पार्टी, चाहे हमारा चुनाव आयोग है, चाहे हमारा माननीय उच्च न्यायालय है, और चाहे हमारा लोकतंत्र है, चाहे हमारी संसद है, चाहे हमारे राष्ट्रपति हैं, चाहे हमारे उपराष्ट्रपति हैं, चाहे हमारी संसद के अध्यक्ष हैं, इन सब के ऊपर कांग्रेस ने समय समय के ऊपर उंगली उठाई है। जब लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है तो फिर वोट चोरी का आरोप, उस ईवीएम का आरोप लगाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए। ये इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी की छवि, जो अगर ये चाह रहे हैं कि ये उनकी ठीक हो रही है, ये और गलत में जा रही है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। जी, चुनावों की बात हुई, बहुत स्पष्ट भी आपने इस पे किया।